बॉक्स के अंदर फ्रैंक के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद थे। सिर्फ इसका सर सही सलामत था, जो धड़ से अलग कर दिया गया था ताकि शर्ली को पहचानने में आसानी हो कि ये किसी और की लाश के टुकड़े नहीं बल्कि फ्रैंक की लाश के हैं। शर्ली ने हमजा को इसके कमरे में भेजकर बाहर से इसके कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। वो बुरी तरह खौफजदा थी। वो सिसकते कांपते हुए बॉक्स के पास आई और इसके साथ मौजूद खत को उठाकर पढ़ने लगी। ये एक छोटी सी सजा है तुम्हारे और फ्रैंक के करीब आने पर। काश तुम इसके करीब ना गई होती तो आज इस बेचारे की जान ना जाती। देखो तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से क्या हो गया। मैंने कहा था और शायद तुम्हें याद भी होगा कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, तुम्हें पाने के लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात को इसी लेकर नजरअंदाज कर दिया। अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ गया होगा कि मैं मजाक नहीं करता। मान जाओ वरना और खून बहेगा। शर्ली खत फाड़कर जोर जोर से रोने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है। फ्रैंक की मौत का जिम्मेदार वो खुद को ठहरा रही थी, जिसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। न जाने कितनी देर फ्रैंक की लाश के टुकड़े के पास बैठकर वो आंसू बहाती रही। जब होश आया तो कुछ सोचकर पुलिस स्टेशन की जानब चल दी। शर्ली ने ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर जॉनसन को सारा वाकया सुनाया कि कब से किस तरह से जैक इसे परेशान कर रहा है और अब इसने इसके दोस्त को कत्ल कर दिया है। इंस्पेक्टर जॉनसन 14 साल था। इसे भी जैक का शर्ली को पुरस्कार हरकतों से तंग करना कुछ समझ में नहीं आया था। इसने तहम्मुल से शर्ली की सारी दास्तान सुनी। कुछ देर बाद वो शर्ली की तमाम बातों पर गौर करता रहा, फिर नरमी से बोला, आप मान जाती तो क्या हर्ज था इसमें। ऐसे में आज ऐसा कत्ल तो ना होता। मैं गुनाहगार हूँ, बहुत पछता रही हूँ। शर्ली रोने लगी। लेकिन अब वो एक कातिल है और मैं एक कातिल से शादी नहीं कर सकती। आप जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार कर लीजिए। शर्ली ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। क्या नाम बताया आपने इसका? जॉनसन ने पूछा। जैक पूरा नाम मालूम नहीं हूँ, क्या आप इसका हुलिया बता सकती हैं? जी, शर्ली बोली और जैक का हुलिया बताती गई और एक आदमी कागज पर स्केच बनाता गया। स्केच मुकम्मल होने के बाद जॉनसन को चुप लग गई। बिल्कुल ऐसा ही है वो। शर्ली ने स्केच देखकर कहा, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो लड़का यही है? जॉनसन ने उलझे हुए लहजे में कहा। वो हैरत से कभी शर्ली को देख रहा था तो कभी स्केच को। हाँ क्यों नहीं, मैं इसे ठीक तरह से पहचानती हूँ, शर्ली ने जोर देकर कहा। सॉरी मैडम, फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ऑफिसर जॉनसन ने फैसला सुना दिया। क्या मतलब है आपका? शर्ली हैरान परेशान होकर बोली। जब आपका दुश्मन इंसान नहीं है तो फिर हम मरे हुए को क्या मारेंगे? जॉनसन ने गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में कहा। शर्ली को यूं लगा जैसे किसी ने इसे 100 वोल्ट का करंट लगा दिया हो। शर्ली को यूं लगा जैसे किसी ने इसे 100 वोल्ट का करंट लगा दिया हो। वो ऑफिसर जॉनसन के इस इंकशाफ पर बरस पड़ी। ये क्या बकवास है? आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर बात करें। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और आप ऐसा घटिया मजाक करके मुझे और परेशान करना चाह रहे हैं। माना कि वो उल्टी सीधी हरकतें करता रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मरा हुआ हो। अगर ये मरा हुआ है तो मेरे सामने जिंदा कैसे है? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। शर्ली के गुस्से को कतई नजरअंदाज करके जॉनसन गोया हुआ। ये लड़का आज से 3 साल पहले एक बहुत बड़े हादसे में मारा गया था। वो कोई और मरा होगा। जैक जरूर इसका हमशक्ल होगा। शर्ली चिढ़कर बोली। नहीं, ये इसका हमशक्ल नहीं, इसकी रूह है, ऑफिसर जॉनसन ने पुरयकीन लहजे में कहा। शर्ली को ऑफिसर का 2 टोक लहजा देकर खौफ महसूस होने लगा, क्योंकि इसे जैक की पुरस्कार हरकतें याद आने लगी थी, जिनको देखकर वो भी कुछ ऐसा ही सोचती थी। कोई सबूत है आपके पास? शर्ली ने एक बार फिर तस्दीक चाही। क्यों नहीं मैडम, ऑफिसर जॉनसन ने एक एहलकार को जैक के कत्ल केस की फाइल लाने को कहा। एहलकार फाइल ले आया। ऑफिसर जॉनसन ने वो फाइल इसे लेकर शर्ली को देते हुए कहना शुरू किया। ये लड़का बहुत मशहूर मौसीकीकार का बेटा था। इसने कॉलेज में टॉप किया था, जिसकी खुशी में इसका सारा खानदान एक जगह इकट्ठा होकर जश्न मना रहा था कि जब इनके दुश्मन खानदान ने पूरे घर को आग लगा दी और घर के तमाम अफराद जलकर राख हो गए।
कोई जिंदा ना बच सका। इनके मरने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं कि इनकी रूहें भटक रही हैं। ऑफिसर ने इतना कहकर खामोशी अख्तियार कर ली, जबकि शर्ली बड़े हैरानगी से ऑफिसर जॉनसन की कहानी सुनने के साथ साथ फाइल की वर्क गर्दानी भी कर रही थी, जिसमें जैक और मरने वाले दीगर लोगों की तस्वीरों के साथ तमाम तफसील दर्ज थी। ऑफिसर ने सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ा। वो लोग जिन्होंने आग लगाई थी वो भी बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। जैक के खानदान और इनके खानदान के दरमियान चूहे बिल्ली की लड़ाई रहती थी। जैक पैदा होते ही एक गैर मामूली बच्चा था, जिस वजह से इसका बाप इसे छोड़कर चला गया, इसी डर से कि न जाने वो लड़का बड़ा होकर क्या निकल आए। लेकिन इसकी माँ ने इसका साथ नहीं छोड़ा। सब लोग इससे डरते थे, जिस वजह से कोई इसका दोस्त नहीं बनता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके कई दोस्त बने, जो इस हादसे में ही चल बसे। जैक को अपने दुश्मन खानदान की एक लड़की से मोहब्बत थी। इसका नाम भी शर्ली था और हैरत अंगेज तौर पर वो लड़की आपसे काफी मिलती थी। वो भी जैक से बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन जब लड़की के खानदान वालों को इन दोनों के इश्क के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने शर्ली को मार दिया। जैक के मरने के ठीक 2 दिन बाद जिन लोगों ने इसे मारा था वो भी मर गए और इन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। ऑफिसर जॉनसन ने गहरी सांस लेकर बात खत्म कर दी। शर्ली बुत बनी बैठी थी। इससे लग रहा था जैसे दुनिया घूम रही हो। वो तो जैसे सोचने समझने की सलाहत ही खो बैठी थी। अब आप घर जाइए या फिर चर्च जाकर दुआ वगैरह कीजिए, इसी सूरत आपको इससे निजात मिल सकती है। ऑफिसर जॉनसन ने कुछ देर खामोशी अख्तियार करने के बाद कहा। शर्ली मुर्दा दिल से उठ गई और थके थके कदमों से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। शर्ली बोझल कदमों के साथ घर वापस आई तो ये देखकर ठिठक गई कि फ्रैंक की लाश के टुकड़े अब मौजूद नहीं और हमजा के कमरे का लॉक भी खुला हुआ था। शर्ली दौड़कर हमजा के कमरे में गई, लेकिन हमजा कमरे में नहीं था। शर्ली ने परेशान होकर पूरा घर छान मारा कि यकायक हमजा वॉशरूम से बाहर आया। शर्ली भागती हुई इसके पास आई और इसे गले से लगा लिया। हमजा ठीक ठाक था। दरवाजा कैसे खुला? मैं तो बाहर से बंद करके गई थी। शर्ली ने हमजा को देखते हुए पूछा। पता नहीं, खुद ही खुल गया था, हमजा ने मासूमियत से कहा। शर्ली पूरा घर ढूंढ चुकी थी मगर फ्रैंक की लाश कहीं नहीं थी। शर्ली को यकीन था कि हमजा के कमरे का दरवाजा खोलने और फ्रैंक की लाश के टुकड़े गायब करने के पीछे जैक का ही हाथ था। शर्ली ने हमजा को खाना देकर सुला दिया और खुद सोफे पर बैठकर सोचों में गुम हो गई। फ्रैंक अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। न जाने इन लोगों पर इसकी गुमशुदगी के बायस क्या गुजर रही होगी। ऐसा सोचते ही शर्ली की आंखें एक बार फिर भीग गई। वो खुद को जितना कोस सकती थी कोस रही थी, मगर इसके पछताने पर फ्रैंक वापस नहीं आ सकता था। जो होना था हो चुका था। शर्ली यहाँ से ये घर छोड़ देने के बारे में सोचने लगी, मगर फिर इसने ये सोचकर ये ख्याल रद्द कर दिया कि ये बेकार का फैसला है। वो जहाँ भी जाएगी जैक वहाँ आ जाएगा। जैक से फरार का रास्ता इसकी समझ में नहीं आ रहा था। इन्हीं सोचों में गर्क वो किचन में आकर बर्तन धोने लगी। एक मरा हुआ शख्स इससे प्यार कर बैठा है और किसी कीमत पर इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। ये ख्याल ही बड़ा रूफ ना कर देने वाला था। जैक की अजीब हरकतों से वो तंग और हैरान जरूर हुआ करती थी, मगर वो एक रूह थी। शर्ली ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शर्ली बर्तन धोकर फारग हुई तो न जाने इसे ऐसा क्या महसूस हुआ कि इसने नजरें उठाकर खिड़की से बाहर देखा तो एकदम हैरान रह गई। जैक बाहर दरख्त के नीचे लगी पींग पर झूला झूल रहा था और शर्ली को संजीदगी से देख रहा था। शर्ली का पूरा जिस्म कांप कर रह गया और वो अब पहले से ज्यादा जैक से डरने लगी थी। शर्ली को इससे कोई हमदर्दी नहीं हुई थी कि इसे कैसे मार दिया गया था। अगर वो फ्रैंक का कातिल ना होता तो शायद शर्ली को हमदर्दी हो जाती, लेकिन इससे शादी करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि वो मरा हुआ था। शर्ली ने झट से पर्दा खिड़की पर गिरा दिया और खौफ के मारे थर थर कांपने लगी। चंद लम्हों बाद शर्ली ने दोबारा पर्दा सरका कर देखा तो जैक वहाँ मौजूद था। शर्ली ने दोबारा पर्दा गिरा दिया और लंबी सांस भरकर हाथ में हाकी पकड़ ली और सोचा कि वो डर खत्म करके हिम्मत से काम लेगी। शर्ली ने दरवाजा खोला और बाहर आ गई, मगर ये देखकर हैरान रह गई
कि जैक अब वहां मौजूद नहीं था। शर्ली डर के मारे लर्ज कर रह गई और वापस जाने के लिए पलटी ही थी कि इसे अपने अकब से जूले की जंग आलूदा चरचराहट सुनाई दी। शर्ली ठिठक कर रह गई। इसने डरते डरते पीछे देखा तो जैक को बैठा पाया। शर्ली बेअख्तियार डर कर घर के अंदर भागी और घर का दरवाजा दर से बंद कर दिया। वो दरवाजे से लगकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। फिर वो अपने कमरे की तरफ जाने वाली थी कि जैक की आवाज पर ठिठक कर रुक गई। आवाज साफ और वाजिया इसके पीछे से आई थी। वो डरते डरते पीछे मुड़ी तो अपने सामने जैक को देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो दहशत के मारे दीवार के साथ जा लगी। चंद लम्हे शर्ली हरासा निगाहों से जैक को देखती रही, जो इसे सपाट चेहरे से देख रहा था। फिर बामुश्किल तमाम अपने हिम्मत और हौसले को यकजा करके चीख कर बोली, क्या चाहते हो तुम? चले जाओ यहाँ से, प्लीज जान छोड़ दो मेरी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम मर चुके हो, तुम एक रूह हो। शर्ली की ये बात सुनकर जैक का खून खौल उठा। इसने अपने हाथ का इशारा शर्ली की तरफ किया तो वो हवा में मुअल्लक हो गई। शर्ली चीखने लगी। जैक इसे कभी इधर तो कभी ऊपर नीचे हवा में लहराता रहा। शर्ली की दिल खराश चीख सुनकर हमजा नींद से बेदार हो गया था। वो भागता हुआ बाहर आया तो इसने शर्ली को हवा में मुअल्लक देखा तो अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। फिर इसने सामने खड़े जैक को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही है जो गुलदस्ता देकर गया था। जैक भागता हुआ इसके पास आया और इसके पेट पर मुक्के मारते हुए कहने लगा, छोड़ मेरी बहन को, छोड़ शैतान कहीं का। हमजा चले जाओ यहाँ से, प्लीज जैक इसे छोड़ दो। जैक ने हमजा को इस कदर जोर से पीछे की जानब धक्का दिया कि वो मासूम पूरी ताकत से दीवार से टकराया और मौका पर ही जान से हाथ धो बैठा। इसी लम्हे जैक ने शर्ली को भी छोड़ दिया और वो धड़म से जमीन पर आकर गिर गई। शर्ली अपनी परवाह किए बगैर हमजा की तरफ तेजी से लपकी। इसने हमजा का सांस और दिल की धड़कनें चेक की, मगर हमजा मर चुका था और अपने भाई की मौत का यकीन हुआ तो शर्ली सख्ते में आ गई। हमजा की खुली आंखों को शर्ली ने अपने हाथ की हथेली से बंद किया और इसे अपनी गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी। शर्ली हमजा का सर अपनी गोद में लिए फूट फूट कर रोती रही और जैक इसे चुपचाप खड़ा रोते हुए देखता रहा। इसका चेहरा एकदम सपाट था। यक लख्त शर्ली ने हमजा का सर नहायत प्यार से अपनी गोद से उठाकर जमीन पर रखा और कहर बरसाती निगाहों से जैक को देखने लगी और जैक को मारने की गरज से इसकी जानब लपकी। शर्ली को खुद से दूर रहने के लिए जैक ने अपने सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करके इसे हल्का सा धक्का दिया। वो हल्का सा धक्का भी नाजुक शर्ली के लिए बहुत था। वो बहुत दूर जाकर मेज पर गिरी और मेज के शीशे कच्ची कच्ची हो गए। शर्ली जख्मी हो गई क्योंकि काफी शीशे के टुकड़े इसे भी चुभ गए थे। शर्ली हिम्मत जमा करके दोबारा बामुश्किल उठी और फिर गुस्से से जैक की जानब लपकी। वो कोई बिछड़ी हुई शेरनी मालूम हो रही थी। जैक ने फिर अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके इसे हल्का सा धक्का दिया और शर्ली दूर जाकर दीवार से पूरी ताकत से टकराई। जैक क्योंकि मरा हुआ था इसलिए इसमें गैर मामूली ताकत थी। दीवार के साथ टकराने के बायस शर्ली का सर फट गया और वो वहीं ढह गई। इसमें मजीद उठने की सकत ना रही थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता होशो हवास की दुनिया से बेगाना होती चली गई। फिर शर्ली की जब आंख खुली तो इसने खुद को अस्पताल के सफेद बिस्तर पर पाया। इसके बदन पर जगह जगह सफेद पट्टियां बंधी हुई थी। शर्ली की उभरती फलक शगाफ चीखों पर इसके पड़ोसियों में से किसी ने पुलिस को इतला दी थी। पुलिस आई और हमजा की डेड बॉडी को साथ ले गई, जबकि शर्ली की सांसें चल रही थी, इसलिए इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। शर्ली को सब याद आ गया कि बेहोश होने से पहले इस पर क्या गुजरी थी। हमजा का मासूम चेहरा आंखों में घूमते ही शर्ली की आंखें आंसुओं से भीग गई। वो जिस कदर अपनी बेबसी पर रो सकती थी रो रही थी। वो खुद को फ्रैंक और हमजा की मौत का कातिल समझ रही थी और इस एहसास के बोझ तले जीना इसे नामुमकिन नजर आ रहा था। एक अजीब सी उदासी, तन्हाई, बेबसी और बेचैनी इसके पूरे जिस्म में खून के साथ गर्दिश कर रही थी।
حمزہ کے سوا اس کا تھا ہی کون، اور اب اس کی موت کے بعد وہ کس قدر اکیلی رہ گئی تھی۔ جیک ایک مرا ہوا انسان تھا، شرلی اس سے شادی کیسے کر لیتی؟ شرلی سوچتی رہی اور روتی رہی۔ اسی لمحے شرلی نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو شیشے کی دیوار کے پیچھے جیک کو کھڑا پایا۔ جیک کی شکل دیکھ کر شرلی کا خون کھول اٹھا۔ ایک لاوا تھا جو ابل کر باہر آنے کو بیتاب تھا۔ دل میں کب سے پلتی نفرت اب پھٹ پڑنے کو تیار تھی۔ شرلی کو اس سے شدید نفرت تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ بامشکل بیڈ سے اٹھی تو اسے اپنے پورے بدن میں شدید درد کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر روم سے باہر آ گئی۔ شرلی میری بات سنو، جیک نے شرلی کو باہر آتے دیکھ کر کچھ کہنا چاہا۔ شرلی نے جیک کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے جیک کو پیچھے کو دھکا دیا۔ جیک دیوار کے ساتھ جا لگا اور خود شرلی ہاسپٹل کی چھت کی طرف بھاگی۔ جیک بھی اس کے پیچھے لپکا، لوگوں سے بچتی بچاتی بالآخر شرلی چھت پر پہنچ گئی۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے جیک نہیں تھا۔ جیسے ہی شرلی چھت کے کنارے کھڑی ہوئی، جیک چھت پر آ پہنچا۔ اس سے پہلے کہ اس سے شرلی کے ارادوں کی بھنک پڑتی، شرلی نے ہسپتال کی 5 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ جیک جہاں کھڑا تھا وہیں جم کر رہ گیا۔ شرلی نے جیک کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی ختم کر کے اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ جیک کو شرلی سے اس انتہائی قدم کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ بدحواس چھت سے نیچے شرلی کے مردہ جسم کو دیکھ رہا تھا، جس کے ارد گرد تیزی سے ایمبولینس، پولیس اور دیگر لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح اس عاشق روح کی وجہ سے 3 جانیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔